हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर का। तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। इंट्रोडक्शन को पढ़ने में टाइम इसलिए लगा था क्योंकि हम लोगों को वो सारे बेसिक्स चीज़ें क्लियर करनी थी उसमें, और बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप करने को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए वो सारा लास्ट वाले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब आज से हम लोग मूव करेंगे एक्चुअली हमारे 12 का जो पार्ट है, जो सिलेबस है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर जो आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे, स्विच करेंगे अपने इस पर्टिकुलर पार्ट को। तो आज के क्लास में सबसे पहले तो जैसे कि मैंने रेट लॉ आपको नेक्स्ट वाले क्लास में मतलब लास्ट वाले क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था, उसी के कंटिन्यूशन में एक बार रेट लॉ को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे का पार्ट देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर पार्ट को। तो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको कुछ बताया था, मैंने आपको जो बताया था वो क्विकली हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। वो मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आपका रेट लॉ होता है, अगर मैं बात कर रही हूँ रेट लॉ की, तो मैंने आपको ये बताया था कि सपोज अगर हम लोग कोई भी एक रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं, ए प्लस बी गिव सी, लेटर से छोटा ए है, छोटा बी है और ये छोटा सी है, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी आपके एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, जो भी आपके एरो के राइट हैंड साइड में आता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। जस्ट मैं क्विकली एक बार रिवाइज करवा ले रही हूँ ताकि हम लोग को अच्छे से आइडिया आ जाए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। फिर मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि जो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, और अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन को यूजिंग रेट लॉ करके लिखना है तो उसी का मतलब क्या होता है, के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, याद है ना। और आप लोगों को ये भी याद होगा कि लास्ट वाले क्लास में आप सबने मेरे साथ कसम खाई थी, और उस कसम में हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग हमेशा जब भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे यूजिंग रेट लॉ, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कभी नहीं लेंगे। आई होप सबको अपनी लास्ट क्लास वाली कसम याद है। बस उसी कसम को आपको 12 के एग्जाम तक के याद रखना है, उसके बाद भूल जाना, ठीक है। अब मुझे अगर कहना है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है, बी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमेशा स्टोइकियोमेट्री कहाँ पे जाती है, पावर में जाती है। हमेशा स्टोइकियोमेट्री पावर में जाती है। तो इसका जो पावर है, ए के सामने की स्टोइकियोमेट्री क्या है, ए, छोटा ए, स्टोइकियोमेट्री कहाँ पे जाती है, पावर में। बी के सामने क्या है, छोटा बी, तो बी की पावर में जाएगा बी। एक और बात आपको याद रखना है, जो भी आपका ए है, जो भी आपका बी है, कैन बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्री, वो स्टोइकियोमेट्री के इक्वल हो भी सकता है, और कैन नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्री, और वो स्टोइकियोमेट्री के इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कहना मुझे क्या है, कहना मुझे जो है वो ये है कि जो भी आपका ए और बी है, जो भी मैंने आपका ए और बी लिया है, एक तो ये स्टोइकियोमेट्री के इक्वल हो भी सकता है, या तो ये स्टोइकियोमेट्री के इक्वल नहीं भी हो सकता है। ये कंडीशन के ऊपर में, रेट लॉ के ऊपर में डिपेंड करता है। अभी समझने में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है, अगर आपको कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है यूजिंग रेट लॉ, मैंने क्या बताया था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली। स्टोइकियोमेट्री हमेशा कहाँ पे जाती है, पावर में जाती है। ये वाला नारा याद रखना है, ठीक है। ये इक्वल हो भी सकते हैं स्टोइकियोमेट्री के, नहीं भी हो सकते, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यही पे बता देती हूँ आपको मैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे पहली रिएक्शन मैं आपको दे रही हूँ ये वाली। फर्स्ट रिएक्शन को हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका ए गिव्स सी, क्योंकि मुझे हर टाइप की पॉसिबिलिटीज़ आपको कवर करानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रेट रहेगा, रेट, उसका वैल्यू क्या रहेगा, के मतलब ही क्या होता है, रेट कांस्टेंट। और रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन की पावर एक्स, ठीक है। अगर आपको आ जाए सेकेंड रिएक्शन, उसमें बोला जाए ए प्लस बी गिव्स सी, इसके लिए रेट का वैल्यू क्या रहेगा, इसके लिए रेट का वैल्यू क्या रहेगा आपका, के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। क्या मैंने सी को लिया है, नहीं लिया है, क्योंकि सी क्या है, प्रोडक्ट है। अगर मैं तीसरा किस्सा ले लूँ, ए प्लस बी प्लस सी गिव्स डी,
तो इसके केस में आपका रेट का वैल्यू क्या रहेगा? इसके केस में आपका रेट का वैल्यू रहेगा K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A की पावर X इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B की पावर Y इंटू कंसनट्रेशन ऑफ C की पावर Z। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, बस इतना ही याद रखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा लेते हैं। इनके जो पावर में आया है वो सब आगे आने वाला है कि क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो स्टोइकियोमेट्रिक इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब लो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ मूव कर रही हूँ, ठीक है ना। तो अगर ये जो भी मैंने रेट निकाला है ये एक्चुअली है क्या? ये तो एक्चुअली आपका रेट लॉ है ना, ये भी तो आपका रेट लॉ है ना, और ये भी तो आपका रेट लॉ ही है ना, क्योंकि रेट लॉ के हिसाब से ही तो हम लोग को रेट पता चला है कि नहीं। चलिए अब हम लोग मूव करेंगे आगे की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, सबसे खतरनाक वाला पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला पॉइंट, खतरनाक वाला पॉइंट ये है कि कभी भी आपको न्यूमेरिकल में अगर पूछा जाए, कभी भी न्यूमेरिकल में पूछा जाए गिव द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ, गिव द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ, कभी भी अगर ऐसा पूछा जाए गिव द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ, या आपको पूछा जाए एक्सप्लेन द रेट लॉ, कुछ भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा आपको याद क्या रखना है कि आपको हमेशा एक्स और वाई के वैल्यूज़ निकालने का है। क्योंकि अगर कोई भी रेट को सपोज आप एक्सप्लेन करते हो, लेट अस से आपका रेट का एक्सप्रेशन है K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B, क्या ये रेट इक्वेशन करेक्ट है? क्या ये रेट इक्वेशन करेक्ट है? ये रेट इक्वेशन करेक्ट है ही नहीं, क्योंकि इसके केस में आपने x और y का तो वैल्यू बताया ही नहीं ना। मतलब कहना मुझे ये है कि कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाए कि बताओ रेट लॉ क्या होगा, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो आपको अपने दिमाग में एक चीज़ को फिट कर डालना है कि अगर आपको x और y के वैल्यू नहीं पता तो आप रेट ऑफ इक्वेशन को नहीं बता सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपको x और y का वैल्यू मस्ट है। अब सुनो, अब क्या होगा? अब कहना मुझे ये है कि कहीं पे भी एग्जामिनर आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि बच्चा x और y का वैल्यू निकालो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ऐसा तो कभी भी नहीं आएगा। वो हमेशा आपको बोलेगा कि गिव द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ। आधे बच्चों को तो दिमाग में वैसे ही क्लिक नहीं होता है, वो सोचते हैं यार ये तो रेट एक्सप्रेशन पूछा है, निकालना क्या है मुझे यहाँ पे। कुछ बच्चे जो है जिन्होंने मेरा क्लास किया है वो लोग दिमाग लगाएंगे और वो लोग सोचेंगे कि हाँ रेट लॉ निकालना है, लेकिन रेट लॉ तो ऐसे निकलेगा नहीं, निकालना क्या है, एक्स और वाई निकालने का है। तो कभी भी याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा जाए गिव द एक्सप्रेशन फॉर रेट लॉ और एक्सप्लेन द रेट लॉ, देन यू हैव टू कैलकुलेट, आपको हमेशा कैलकुलेट करने का है एक्स और वाई के वैल्यूज़ को। कभी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। अगर ये क्वेश्चन में आपको दिख जाता है सेंटेंस, आपके दिमाग में बल्ब जलना चाहिए कि मुझे एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन पेपर में इतने बार आया है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले। ले लो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। चलिए, अब मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने थ्योरी पार्ट बहुत सारा कवर कर लिया है, जितना रिक्वायर्ड था वो सब कवर किया है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना लिंक के एंट्री अपने न्यूमेरिकल्स वाले सेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर 122 के प्रॉब्लम नंबर 6.2 को। प्रॉब्लम नंबर 6.2 से क्वेश्चन जनरली एक साल आर्ट पेपर में आता है, प्रीवियस ईयर के। देखो अपन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको देखना है, ठीक है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देके इस क्वेश्चन को देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं आपको करवा रही हूँ, लेकिन साथ ही साथ इस क्वेश्चन के साथ में मैं आपके वो कंसेप्ट को बिल्डअप कर रही हूँ जो आप पढ़ के नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे ट्रिक बताने वाली हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करने का है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे अपने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। तो हम लोग देख रहे हैं प्रॉब्लम 6.2 को। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम 6.2 को। प्रॉब्लम 6.2 क्या कहता है? वो बोलता है राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। उसने आपको A + B गिव्स P, ये वाली रिएक्शन उसने आपको दे रखी है, ठीक है। सेकेंड थिंग वो आपको बोल रहा है कि जो भी A के मोल्स है, जो भी B के मोल्स है और जो भी C के मोल्स है, ये उसने आपको दे रखा है, ठीक है।
ए का इनिशियल वाला मोल है आपका 0.4, ठीक है, फिर है 0.6 और फिर है 0.8, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन वाला डेटा लिख रहे हैं, फिर ये है 0.2, ये है 0.2 और ये है 0.4। ध्यान से देखना है, मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ इस क्वेश्चन के अंदर में। यहाँ पे है 4.0 इंटू 10 की पावर -5, यहाँ पे है 6.0 इंटू 10 की पावर -5 और यहाँ पे आपका 3.2 इंटू 10 की पावर -4। हमेशा याद रखना है, कभी भी अगर क्वेश्चन को आप कर रहे हो तो आपको एक बार अपने डेटा को चेक करना है कि आपने जो डेटा लिखा है क्या वो करेक्ट भी है या नहीं है। अगर वो डेटा करेक्ट नहीं है तो भूल जाओ कि आंसर सही आने वाला है, ठीक है। चलिए देखेंगे, वो आपको बोल रहा है गिव द रेट लॉ, या एक्सप्रेशन आपको देना है रेट लॉ के लिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक ट्रिक बताया था, वो इसीलिए तो बताया था क्योंकि वो काम में आने वाला था। वो ट्रिक क्या कहता है, कभी भी एग्जामिनर आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि बच्चा एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के बताओ। आपको याद रखना है, अगर आपको रेट लॉ पूछा है ना तो आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि आपको एक्चुअली निकालना क्या है, एक्स और वाई निकालना है। एक्स और वाई के बिना क्या आप रेट लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब काम की चीज़ जो है वो ये है कि अगर सपोज मेरी रिएक्शन है A + B गिव्स P, अगर मुझे इसके लिए रेट लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी? इसके लिए रेट आपका रहेगा K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B। क्या कंसनट्रेशन ऑफ P आएगा? नहीं आएगा। क्या कंसनट्रेशन ऑफ P आएगा? नहीं आएगा। सपोज ये है C, तो यहाँ पे भी C लिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कभी भी प्रोडक्ट नहीं आता है। कसम याद है ना सबको? आपका रेट का एक्सप्रेशन ये रहेगा। सही है रेट का एक्सप्रेशन या गलत है? कुछ तो भी मिसिंग है। मिसिंग ये है कि यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा y, और अगर रेट निकालने का है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? x और y। चलो आ जाओ यहाँ पे, खूब काम की ट्रिक बता रही हूँ आपको। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ देखो रे देखो, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या? यहाँ पे है 10 की पावर -5, 4 इंटू 10 की पावर -5, यहाँ पे है 6 इंटू 10 की पावर -5, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, 3.2 इंटू 10 की पावर -4। खुद ही सोचो यार, खुद ही सोचो। यहाँ पे भी 10 की पावर -5 है, यहाँ पे भी 10 की पावर -5 है, लेकिन यहाँ पे 10 की पावर -4 है। अगर ये -4 रहेगा तो आपको कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम जाएगी, है कि नहीं? सोचो ना, बाकी सारे 10 की पावर -5 में है और ये 10 की पावर -4 में अगर रहेगा तो कैलकुलेशंस में आप गड़बड़ा जाओगे। इसलिए सबसे पहला काम आप क्या करोगे? सारे के सारे पावर देखोगे सेम है या नहीं है। अगर पावर सेम नहीं है तो आप सारे के सारे पावर को क्या करोगे? सेम करोगे। अब देखो, अगर सपोज ये है 3.2 इंटू 10 की पावर -4, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 32 इंटू 10 की पावर -5? बिल्कुल लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? मैंने एक पॉइंट को एक डिजिट से शिफ्ट करवा दिया, एक डिजिट से करवाया है, इसीलिए -4 का क्या बन गया? -5। समझा या नहीं? जिसको नहीं समझा उनके लिए भी बता देती हूँ। देखो रे देखो, 3.2 इंटू 10 की पावर -4 था, ठीक है, एक डिजिट से करवाया है तो क्या हो जाएगा? 3.2 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर, एक डिजिट से करवाया है इसलिए 1 आएगा। राइट साइड में कराया है इसलिए क्या आएगा? -1। 3.2 इंटू 10 की पावर -4 -1 कितना होता है? -5 होता है ना। अब क्लिक हो गया सबको? तो अब देखो, यहाँ पे भी है 10 की पावर -5, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब कैलकुलेशन कैसे हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे पावर को क्या कर दिया है? सेम। सेकेंड थिंग जो आपको यहाँ पे याद रखना है, दिमाग में फिट कर डालो। अगर मैं आपको 2 एक्सप्रेशन दे दूँ, देखो, अगर मैं आपको 2 एक्सप्रेशन दे दूँ, लेट अस से मैंने आपको दिया है 20/4 और 4/20, आप कौन से एक्सप्रेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो? बताइए, जल्दी बताइए, क्या होगा? मैं तो इस वाले एक्सप्रेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर नंबर ऊपर में बड़ा आ जाए तो कैलकुलेशन कैसे हो जाते हैं? बहुत ज़्यादा इजी। देखो, ये तो मुझे आ जाएगा, 4 5 20 होता है, बट ये करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। मतलब कहना मुझे ये है कि आप ऐसे टाइप के कैलकुलेशंस को ऐसे अरेंज करोगे ना कि ऊपर आपका बड़ा नंबर आना चाहिए और नीचे कौन सा नंबर आना चाहिए? छोटा नंबर नीचे आना चाहिए।
अगर आपने कैलकुलेशन को ऐसे नहीं किया तो आप इसमें जाके फंस जाओगे। ये चीज़ बाद में क्लिक होती है जब आधा पेपर सॉल्व हो जाता है, आधा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। अब याद रहेगा ना, ऊपर हमेशा बड़ा नंबर लाने का। और देखो रे, और देखो, अगर मैं आपको 30/5 दे दूँ और 5/30 दे दूँ, आप कौन से कैलकुलेशन को बहुत इजीली कर सकते हो? ये वाले कैलकुलेशन को ये आसानी के साथ आप कर सकते हो, क्योंकि ऊपर कौन सा नंबर है? बड़ा नंबर है। समझा या नहीं? तो ऐसे कैलकुलेशन करेंगे कि ऊपर कौन सा नंबर आएगा? बड़ा नंबर। ठीक है, चलिए अब मूव करेंगे आगे। अब मैंने आपको एकदम एक्सपर्ट बना दिया है इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहली बात, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए करने का क्या है? रेट लॉ लिखने का है। रेट लॉ के लिए चाहिए क्या? एक्स और वाई चाहिए। दूसरी बात, पावर देखेंगे, सेम नहीं है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले उसको सेम करवाओ। ठीक है। तीसरी थिंग, ऊपर हमेशा ऐसा अरेंजमेंट करना है कि कौन सा नंबर आना चाहिए? बड़ा नंबर। चलिए अब करेंगे। अब काम की चीज़ जो है वो ये है कि मैं इस वाले 2 पार्ट को लूँ या इस वाले 2 पार्ट को लूँ, क्योंकि रेशो जब भी हम लोग लेते हैं तो रेशो तो हम लोग हमेशा 2 नंबर का लेते हैं ना। मोस्टली सारे केसेस में 2 नंबर का ही लेते हैं, इसलिए यहाँ पे भी रेशो हम लोग 2 ही नंबर का लेने वाले, नो डाउट। तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये दोनों को सिलेक्ट करूँ या ये दोनों को सिलेक्ट करूँ या ये दोनों को करूँ? क्वेश्चन तो आता है ना। तो सुनो क्या करने का है, आपको हमेशा ऐसे ही 2 चीज़ों को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क के नीचे नहीं आने वाला, 3 मार्क तो लेके आएगा। ठीक है, आपको ऐसा सिलेक्ट करना है सबसे पहले जिनमें एटलीस्ट 2 वैल्यू सेम हो। तो देखो, क्या इसमें कोई भी वैल्यू सेम है? नहीं है। क्या इसमें है? हाँ इसमें है। यहाँ पे भी है 0.2, यहाँ पे भी है 0.2। इसका मतलब सबसे पहले मैं कौन से 2 सेट को सिलेक्ट करूँगी? ये दोनों सेट को, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों नंबर कैसे है? सेम। मेरा कैलकुलेशन कैसा हो जाएगा? इजी, क्योंकि वो क्या हो जाएंगे? कैंसल, क्योंकि वो कैंसल हो जाएंगे। चलो अब देखेंगे आगे। समझा या नहीं? ये न्यूमेरिकल 3 मार्क के लिए आएगा, इसलिए टाइम देके डिस्कस करवा रही हूँ, रट्टा मत मारना। देखेंगे सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट वाले प्रॉब्लम की, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस को लेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस का आपका जो रेट का एक्सप्रेशन है वो क्या कहता है? रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। ठीक है, यही रेट का एक्सप्रेशन हर किसी के लिए रहने वाला है, नो डाउट। चले अब हम लोग क्या करेंगे, इससे जो भी रेट मिलेगा उसको R1 बोलेंगे, इससे जो भी रेट मुझे मिलेगा उसको मैं R2 बोलूँगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे का पार्ट। चलिए, रेट का एक्सप्रेशन तो मुझे मिल गया। अब सबसे पहले देखना है मुझे क्या करने का, टाइम लगेगा बट आना चाहिए। देखो रेट का एक्सप्रेशन क्या कहता है, सबसे पहले R1 का वैल्यू देखेंगे। R1 का वैल्यू आपका क्या कह रहा है? R1 का जो आपका वैल्यू है, फर्स्ट केस की अगर मैं बात करती हूँ तो फर्स्ट केस में आपको मैंने R1 बोला है। R1 का वैल्यू आपका कितना है? R1 का वैल्यू है 4.0 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल्स टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए। फर्स्ट वाले लाइन में ए का वैल्यू कितना है? 0.4 की पावर x, और फर्स्ट वाले लाइन में बी का वैल्यू कितना है? 0.2 की पावर y। हो गया। अब देखेंगे सेकेंड केस को। सेकेंड केस मेरा क्या कहता है? अगर मैं बात करती हूँ सेकेंड केस की, तो सेकेंड केस मेरा बोलता है, अगर मैं सेकेंड वाले लाइन को देखती हूँ तो सेकेंड में रेट का वैल्यू कितना है? 6.0 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल्स टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सेकेंड लाइन में ए का वैल्यू कितना है? 0.6 की पावर x, बी का वैल्यू कितना है? 0.2 की पावर y। चलो अब हम लोग देखेंगे थर्ड वाले केस को। अगर मैं बात करती हूँ थर्ड वाले केस की, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। थर्ड वाले केस की अगर मैं बात करती हूँ तो थर्ड वाले एक्सप्रेशन में रेट का वैल्यू कितना है? 32 इंटू 10 की पावर -5। मैंने -4 वाला नहीं लिया है क्योंकि मुझे कैलकुलेशन को इजी करवाने का है, इसीलिए मैंने क्या लिया है? -5 वाला इक्वल्स टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ, उसी लाइन में देखो ए का वैल्यू कितना है? 0.8 की पावर x, और साथ ही साथ आपके बी का वैल्यू कितना है? 0.4 की पावर y। चलिए ये तो आपका हो गया। अब बढ़ने का है आगे की तरफ। आगे का पार्ट तो अब पिक्चर आती है। अब एक्चुअली आपकी असली एंट्री हो रही है न्यूमेरिकल की। ध्यान से देखना। कहना मुझे ये है, सबसे पहले मैं किसको सिलेक्ट करूँ? कंफ्यूजन तो होता है ना, तो याद रखना है हम लोग हमेशा उन्हीं को पहले सेलेक्ट करेंगे जिसमें 2 वैल्यू एटलीस्ट सेम हो। एटलीस्ट, क्या इनमें कोई सेम है? नहीं है, बट इसमें ये दोनों सेम है, मतलब मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, मतलब मुझे फर्स्ट और सेकंड वाले को सिलेक्ट करने का है। तो चलो फर्स्ट को करेंगे और सेकंड को करेंगे।
अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि मैं ऊपर कौन सा वाला वैल्यू लूँ, ऊपर सेकंड वाला वैल्यू लूँ या ऊपर फर्स्ट वाला वैल्यू लूँ। तो याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे करो कि ऊपर हमेशा कौन सा नंबर रहने वाला है, कौन सा नंबर रहना चाहिए, बड़ा नंबर, और नीचे छोटा नंबर। क्योंकि जब आप बड़ा अपॉन छोटा करते हो तो आपका कैलकुलेशन कैसे होता है, क्विकली, समझा या नहीं? इसीलिए हम लोग को वैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को ही सिलेक्ट करूँगी, क्योंकि यहाँ पे 0.2 का वैल्यू सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए देखेंगे। अगर मैं बात करती हूँ सबसे फर्स्ट केस की, तो सबसे फर्स्ट केस में जो मैंने यहाँ पे जाना, मैं ले रही हूँ ये वाली चीज़ को। सेकंड को केस को लेंगे, सेकंड केस का वैल्यू कितना है, 6.0 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 4.0 इंटू 10 की पावर -5। कुछ भी नहीं करने का है रे, इसके नीचे इसको लिखने का है बस, ठीक है। 6.0 के सामने में क्या है, k इंटू 0.6 की पावर x इंटू 0.2 की पावर y, ठीक है। 4 के सामने में क्या है, k इंटू 0.4 की पावर x इंटू 0.2 की पावर y, ठीक है। बुक में एक स्टेप गलत दे रखे, उसको सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं सही करवा रही हूँ। इतना सबको क्लिक हो गया। सबसे पहली बात, ये दोनों को क्यों सिलेक्ट किया, समझ में आ गया, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो मेरा आंसर आएगा। सबसे पहले स्टेप में उन्हीं को सिलेक्ट करना है जो सेम रहेंगे। सेकंड बात, मैंने ऊपर में 6 क्यों लिखा है, क्योंकि 6 4 से कैसा है, बड़ा है, और ऊपर हमेशा बड़ा ही लेना तो इजी जाएगा। k से k क्या हो जाएगा, कैंसिल। 10 की पावर -5 से 10 की पावर -5 भी क्या हो गया, कैंसिल। इसीलिए तो यहाँ पे पावर सेम करने लगा है ना, नहीं तो वहीं पे गड़बड़ी, वहीं पे फंस जाऊंगी कि क्या करने का है। सुनो, अब मुझे क्या करने का है, मुझे यहाँ पे देखने का है 6/4, ठीक है, इक्वल्स टू 0.6 की पावर x, 0.4 की पावर x इंटू 0.2 अपॉन 0.2 की पावर y। देखो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे को कर रहे हो, 0.2 से 0.2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हुआ ना, कैंसिल। इसीलिए तो ये दोनों को पहले सिलेक्ट किया ना। अब देखो क्या होगा, 6/4 मतलब ही होता है 1.5, यहाँ पे भी 0.6 अपॉन 0.4 मतलब 1/5 की पावर x, ये वाली चीज़ आ रही है। 1.5 के सामने है 1.5 और x के सामने कौन आ रहा है, x के सामने आ रहा है 1, इसीलिए x का वैल्यू कितना रहेगा, 1। ये तो आ गया। क्या अब मैं रेट एक्सप्रेशन निकाल सकती हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो y भी चाहिए ना। अब देखेंगे y को। अगर मैं बात करती हूँ y की, तो दिमाग में क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है वो ये है कि अब मैं सेकेंडली किसको सिलेक्ट करूँ। तो सोचो ना, इन दोनों को तो सिलेक्ट कर दिया है। अब आप लोग एक और सबसे बढ़िया काम जो कर सकते हो वो ये है कि आप लोग थर्ड और फर्स्ट को सिलेक्ट कर लो। थर्ड और फर्स्ट से भी आपका काम आराम से बन जाएगा। अब हम लोग थर्ड और फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ऑलरेडी कर चुके, इसलिए फिर से उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, अब सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब हम लोग कंसिडर करेंगे हमारे सेकंड केस को। तो सेकंड में हम लोग जो कंसिडर करेंगे वो रहेगा आपका कंसिडरिंग फर्स्ट एंड थर्ड केस। अब दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ पे ये है कि यार मुझे सब कुछ समझ गया, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं थर्ड वाले को ऊपर लूँ या फर्स्ट वाले को ऊपर लूँ। अपनी कसम याद रखना, हमेशा ऊपर कौन सा नंबर आएगा, बड़ा नंबर आएगा। थर्ड में आ रहा है 32, फर्स्ट में आ रहा है 4, बड़ा नंबर कौन सा है, 32 नंबर बड़ा है 4 से, इसीलिए ऊपर कौन सा नंबर आएगा, 32। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड वाला केस लेंगे। 32 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल्स टू k इंटू 0.8 की पावर x इंटू 0.4 की पावर y अपॉन, इसी के नीचे में इसको लिखना है क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट और थर्ड केस को कंसिडर किया है। अब फर्स्ट केस का वैल्यू लिखेंगे 4.0 इंटू 10 की पावर -5 इक्वल्स टू k इंटू 0.4 की पावर x इंटू 0.2 की पावर y। चलो, क्या आपकी इतनी चीज़ दिमाग में एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हो गई है? तो अब हम लोग मूव करें आगे। आपकी परमिशन होंगी तो ही आगे मूव करेंगे क्योंकि मुझे तो आपका हुक्म से मतलब ये करने का है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ेंगे। आगे कहना मुझे ये है, क्या आपको अब समझ में आया कि मैंने 32 को 10 की पावर -5 में क्यों कन्वर्ट किया था? क्योंकि -5 से -5 इजीली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए तो वो किया था ना। अब मुझे बताओ, मैंने थर्ड वाले को क्यों ऊपर लिखा, फर्स्ट वाले को नीचे क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर में कौन सा नंबर है, बड़ा नंबर, और वो तो मुझे आता है
4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 2 12, 4 16, 4 5 20, 4 8 जार 32। हुआ या नहीं हुआ कैंसिल? अगर आप ऊपर 4 वाला लिखते थे तो फंस जाते थे ना। एग्जामिनर चालाकी करेगा, वो क्वेश्चन को आपको ऐसा देगा कि ऊपर छोटे वाले वैल्यूज रहेंगे, नीचे बड़ा वाला वैल्यू रहेगा, आप फंस जाओगे। आप सोचेंगे नहीं, जैसा मुझसे दिया है ना मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन वो आपको फंसाना चाहता है कैलकुलेशन में। याद रखना है, मैं आपको बचाना चाहती हूँ कैलकुलेशन से। ये हो गया आपका 8, के से के क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या 0.8 अपॉन 0.4 की पावर x इंटू 0.4 अपॉन 0.2 की पावर y, 2 2 जार 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, 8 इक्वल्स टू ये 4 2 जार 8 हो गया, तो 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y। अब आप सबको x का वैल्यू पता है कितना आया है 1, तो 8 इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर y। तो आपका 2 की पावर y का वैल्यू कितना आएगा 8/4। 8/4 मतलब ये क्या होता है 2। अब 2 की पावर y है, 2 के सामने है 2, तो y के सामने आप सबको क्या दिख रहा है 1, तो y का वैल्यू भी कितना आएगा 1। बुक में 1-2 स्टेप्स गलत दे रखी है, इसलिए आप लोग करेक्ट कर लेना, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। उससे पहले एक और बात, आपको क्या क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ x और y का वैल्यू पूछा है? नहीं। आधे बच्चे सोचते कर लिया मैंने, कर लिया, x और y निकाल के आ जाते और याद करते, अरे मैं तो रेट एक्सप्रेशन देना ही भूल गया। याद रखना है, रेट का एक्सप्रेशन होता क्या है, k इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ a की पावर x इंटू b की पावर y। x का वैल्यू कितना आया 1 आया, y का वैल्यू कितना आया 1 आया, और ये क्या हो गया आपका रेट एक्सप्रेशन। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, ये तो हम लोगों ने खूब बढ़ बढ़ के पढ़ लिया। ऐसा लग रहा होगा कि कितना टाइम चलेगा इस न्यूमेरिकल में, लेकिन याद रखना है ये न्यूमेरिकल भले मैंने आपका टाइम लिया है, लेकिन 3 मार्क ये न्यूमेरिकल आपको डायरेक्ट देके जाएगा, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई है कौन सी याद रखने का है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करेंगे आगे की पार्ट की तरफ। आगे के पार्ट में मुझे देखना है एक न्यूमेरिकल को, लेकिन आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि मैं उस न्यूमेरिकल को पहले क्यों नहीं देख रही हूँ, पहले मैं ऑर्डर को क्यों देख रही हूँ, क्योंकि वो न्यूमेरिकल एक्चुअली आपके ऑर्डर के ऊपर में बेस्ड है। अगर आपको ऑर्डर नहीं आएगा तो वो न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा, फिर यूनिट में फंस जाओगे। मुझे आपको यूनिट के लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि उसमें मैं बताने वाली हूँ यूनिट निकालने का ट्रिक। अगर आपने पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व किया और यूनिट नहीं लिखा ना रेट का या तो रेट कांस्टेंट का, तो वहाँ पे आपका हाफ मार्क 100% कटेगा। ठीक है, और मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, इसलिए अपन लोग देखेंगे ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। चलिए देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देखो मैं क्या बोलती हूँ। सबसे पहले तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर मैं आपको समझा के देती हूँ, मतलब मैं लिख लेती हूँ एक बार। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये सबसे पहले तो मुझे एक रिएक्शन दे रखी है, A + B गिव्स C, ये मुझे रिएक्शन दे रखी है। आप सबको पता है जो भी लेफ्ट साइड में आता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो भी राइट साइड में आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। आगे मैंने जो यहाँ पे जाना वो ये है कि अगर मुझे इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखना है तो वो क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली। कसम याद है ना, प्रोडक्ट नहीं आता है, A B। ठीक है, ये तो हो गया। इसकी पावर में मैंने लिया है x और इसकी पावर में मैंने लिया है y। आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो याद रखना है वो ये है कि जो भी आपके x और y है, ठीक है, कैन बी स्टोइकियोमेट्री। एक तो वो स्टोइकियोमेट्री हो भी सकते हैं या तो वो स्टोइकियोमेट्री नहीं भी हो सकते हैं। कैन बी स्टोइकियोमेट्री और कैन नॉट बी स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, चलिए और मूव करेंगे आगे। सबसे काम की चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि अगर मुझे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर मुझे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है, द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स, द सम ऑफ पावर ऑफ concentration terms in the rate expression, in the rate law expression is called as order of reaction, is called as order of reaction। याद रखना है, कहना मुझे जो है वो यहाँ पे ये है कि जो भी आपका sum
सम ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई, क्योंकि वही तो पावर है ना ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स के जो भी पावर का सम रहेगा इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कहना मुझे जो है वो ये है कि जो भी आपके रिएक्शन का ऑर्डर रहेगा ना वो क्या रहेगा, x प्लस वाई, क्योंकि इसी ने बताया है द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म्स है आपके x और y, तो x और y का जो भी आपका सम रहेगा वही आपका क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेकिन अब सुनो, सबसे काम की चीज़ मैं आपको ये बोल रही हूँ कि कहीं पे भी अगर आपको रेट एक्सप्रेशन ऐसा आ जाए, रेट इक्वल्स टू, लेट अस एक एग्जांपल लेते, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए की पावर 3 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी की पावर 1। अगर आपको ऐसा आ जाए, ए की पावर 2 ले लेते और बी की पावर 1 ले लेते, ठीक है। तो अगर मैं आपको पूछती हूँ द रिएक्शन इज, ध्यान से देखना, द रिएक्शन इज, ध्यान से देखो, डैश ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, द रिएक्शन इज डैश ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। सेकेंडली पूछा जाएगा द रिएक्शन इज डैश ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। तीसरी चीज पूछी जाएगी द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, इसी का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो क्या रहेगा, ये आपको पूछा जाए तो आधे बच्चे तो पगले रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो x और y को देख लेते हैं, पागल हो जाते हैं, हर जगह पे 3 लिख के आ जाते हैं, सोचते नहीं कि पूछा क्या है। याद रखना है, कहीं पे भी ऑर्डर दिखा ना तो आपको पागल नहीं होना है कि मुझे सब आता है, मुझे सब आता है और मैं जो भी आएगा वो लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। देखो ना वहाँ पे सेंटेंस क्या पूछा गया है, वहाँ पे आपको पूछा है द रिएक्शन इज डैश ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए की पावर में कितना नंबर आया, 2 नंबर आया, मतलब आपका जो रिएक्शन है वो सेकेंड ऑर्डर है विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ए की पावर में 2 आया। अगर पूछा जाए द रिएक्शन इज डैश ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी की पावर में कौन सा नंबर आया, 1 नंबर आया, इसलिए रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। तीसरी थिंग, आपको पूछा जाए ओवरऑल ऑर्डर, कैसे निकालेंगे ओवरऑल ऑर्डर, 2 + 1 x + y, 2 + 1, 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, मतलब आपके रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कैसा रहेगा, 3 रहेगा। समझा या नहीं। तो कहीं पे भी अगर पूछा जाए ऑर्डर तो पागल नहीं हो जाना है कि मुझे सब आता है। देखो ना पूछा क्या गया है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू ए पूछा गया है तो ए की पावर का बताएंगे, विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा गया है तो बी की पावर का बताएंगे, और विथ रिस्पेक्ट टू ओवरऑल पूछा गया है ना तो इनका क्या करेंगे, सम करेंगे। समझा या नहीं, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, सो लेट्स लुक इनटू दिस क्वेश्चन। मैंने आपके लिए ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं, रेट एक्सप्रेशन दे दिया है। अब आपको बताना है कि रिएक्शन जो रहेगी वो कितना ऑर्डर में रहेंगी विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट एंड ओवरऑल ऑर्डर, वही वाली चीज़ बताने का है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में MCQs में आया है, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में। कभी कभी ये वाला एक्सप्रेशन कितना पांचट क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए भी आया। अब बताओ यार, कुछ भी रखा है क्या उसके अंदर में, नहीं रखा है, बट फिर भी वो पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि ये चैप्टर इज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए देखेंगे इसको। आपको पूछा गया है बताओ रेट का एक्सप्रेशन आपका है ये वाला, बताओ इसमें रिएक्शन जो है वो कितना ऑर्डर में है। तो याद रखना है H2 की पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पे कौन सा नंबर होता है, 1। याद रखना है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वैसे केमिस्ट्री में जिसकी पावर में कोई भी नंबर नहीं होता है वहाँ पे कौन सा नंबर होता है, वहाँ पे 1 नंबर होता है। यहाँ पे भी कौन सा नंबर रहेगा, 1 नंबर। चलिए मूव करेंगे आगे। अगर मुझे पूछा जाए द रेट इज डैश ऑर्डर, रेट इज डैश ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2, विथ रिस्पेक्ट टू H2। सेकेंडली पूछा जाए द रेट इज डैश ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू I2। थर्डली पूछा जाए द रेट इज डैश ऑर्डर, या फिर आपको पूछा जाए ओवरऑल ऑर्डर। सीधा सीधा हम लोग देखेंगे ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। चलिए देखेंगे। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ आप लोग खुद ही देखो और मुझे बताओ। यहाँ पे आपको H2 बोला गया है, H2 की पावर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है।
मतलब रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे आपको I2 बोला गया है, I2 की पावर में क्या आ रहा है 1, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। अब पूछा गया है ओवरऑल ऑर्डर, 1 + 1 कितना होता है, x + y कितना होता है, 2 होता है, इसीलिए तो आपका ओवरऑल रिएक्शन क्या आया, 2 आया। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को। नेक्स्ट वाले पार्ट में तो अब आप लोग भी मुझे बता सकते हो, अगर आपको पूछा जाए रेट इज डैश ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO2। सेकेंडली अगर आपको पूछा जाए रेट इज डैश ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू CO। थर्डली आपको पूछा जाए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो बुक में से आपको पढ़ना जान पे आता है, लेकिन मैं आपको एकदम इजी वे में समझा रही हूँ, ठीक है। जो पार्ट काम का नहीं है वो पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो सबसे काम की चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है, अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे आपको पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू NO2। देखो NO2 की पावर में कितना आया है, 2 आया है, इसलिए रिएक्शन क्या रहेगी, सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO2। लेकिन यहाँ पे CO आया है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि रेट एक्सप्रेशन में तो CO नहीं आया, बट रेट एक्सप्रेशन में CO आना चाहिए था, क्योंकि CO तो रिएक्टेंट है ना। और जब भी हम लोग रेट लिखते हैं यूजिंग रेट लॉ, याद रखना है क्या डालते हैं, रिएक्टेंट डालते हैं। NO2 तो डाला, लेकिन इस CO का क्या, CO भी तो आना चाहिए था ना। तो ऐसे केस में आपको याद रखना है द रेट इज इंडिपेंडेंट। रेट कैसी है, रेट इंडिपेंडेंट है विथ रिस्पेक्ट टू CO। पेपर में अगर कहीं पे भी आ गया कि CO के रिस्पेक्ट में बताओ ऑर्डर, तो याद रखना है CO रिएक्टेंट है, रेट एक्सप्रेशन में आना चाहिए था बट आया नहीं, इसी का मतलब रेट कैसा है, इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू CO। मतलब CO के कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता है, क्यों, तभी तो वो इंडिपेंडेंट है ना। ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाए क्या बताऊंगे, 2 ही रहेगा, एक ही है 2। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं डिस्कस करवाने वाली हूँ आपका प्रॉब्लम 6.4। तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन तो आया होगा ना कि मैम ने 6.3 प्रॉब्लम को खा लिया है, लेकिन सुनो रे सुनो, मैं एक भी प्रॉब्लम को खाने वाली नहीं हूँ, सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। लेकिन मुझे पहले 6.4 को डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि 6.3 में आपका एक कंसेप्ट लगता है, वो मुझे सभी का एक साथ बताना है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। आई नो यू आर वेटिंग फॉर इट, बट लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द प्रॉब्लम 6.4 एंड देन विद प्रॉब्लम 6.3। सो लेट्स स्टार्ट हियर। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने प्रॉब्लम 6.4 को। अगर मैं बात करती हूँ प्रॉब्लम 6.4 की, तो उसमें आपको बोला गया है, एक रिएक्शन दे रखी है, ट्वाइस ऑफ NO प्लस ट्वाइस ऑफ H2 गिव्स N2 प्लस ट्वाइस ऑफ पानी। ये रिएक्शन आपको दे रखी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे रेट लॉ भी दे रखा है, मतलब ही आपको यहाँ पे रेट का एक्सप्रेशन भी दे रखा है, उसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, NO2 की पावर 2 और H2, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। साथ ही साथ आपको पूछा गया है व्हाट इज़ द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू N2। वो आपको पूछ रहा है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO के रिस्पेक्ट में वो आपको ऑर्डर पूछ रहा है। साथ ही साथ वो आपको पूछ रहा है द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2 के रिस्पेक्ट में वो आपको ऑर्डर पूछ रहा है। साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन रहने क्या वाला है, ओवरऑल ऑर्डर भी तो पूछ रहा है ना ऑफ द रिएक्शन। देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। चलिए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ यहाँ पे ये है, इसने बोला है NO को। NO में देखो NO की पावर में कितना है 2, इसलिए यहाँ पे कितना आएगा, सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पे बोला गया है H2 की पावर में कोई भी नंबर नहीं है। जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होता है वहाँ पे कौन सा नंबर होता है, 1 होता है। H2 की पावर में है 1, तो H2 का ऑर्डर कितना रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर। अब पूछा गया है ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल में करते क्या है, ओवरऑल लेते हैं, सम करते हैं, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3। तो आपका जो ऑर्डर रहेगा वो कैसा रहेगा, थर्ड ऑर्डर। समझा या नहीं, ले लो इसको स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं उस चीज़ को बता रही हूँ जो सबसे ज़्यादा है काम की, सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी आप सबको, वो है ट्रिक।
यूनिट को रेट कांस्टेंट के याद कैसे रखेंगे उसकी मैं आपको एक सबसे झक्कास वाली ट्रिक बता रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे अपनी उस ट्रिक को कि वो ट्रिक मुझे कहती क्या है। ऐसी क्या ट्रिक है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसकी हेल्प से हम लोग सारी की सारी चीज़ों को एकदम ईजिली निकाल सकते हैं विद इन 1 सेकेंड। क्योंकि हम लोग अगर रेट कांस्टेंट को याद रखते बैठोगे तो कितना याद करोगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर से थर्ड ऑर्डर, कितना याद करोगे यार। इसीलिए देखेंगे उस पर्टिकुलर ट्रिक को, देखते हैं, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। बुक में दे नहीं रखी है लेकिन बहुत ज़्यादा काम की ट्रिक है। सबसे पहली चीज़ जो मेरी यहाँ पे है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट के हम लोग यूनिट का ट्रिक डिस्कस कर रहे हैं। ट्रिक फॉर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ट्रिक फॉर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का ही मतलब क्या रहेगा, क्या रहेगा, इसके ट्रिक को हम लोग कर रहे हैं डिस्कस। ट्रिक मेरा ये कहता है कि कोई भी टाइप का यूनिट रहेगा ना, कोई भी टाइप का यूनिट, एनी यूनिट ऑफ के, मतलब आपका कोई भी यूनिट रहेगा के का ऑफ एनी ऑर्डर। ठीक है, कोई भी ऑर्डर का रहेगा तो उसका फॉर्मूला रहेगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ये है एक सबसे काम का सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक जो आपको बार बार यूज़ में आएगा। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, समझा या नहीं। मतलब कहना मुझे ये है कि जो भी यहाँ पे आपका n रहेगा ना, इसी n का मतलब रहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n का मतलब क्या रहेगा, n का मतलब आपका रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलिए करेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। उससे पहले ध्यान से देखना, आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर का मतलब ही क्या होता है। 1 लीटर का मतलब ही होता है 1 dm क्यूब। इसीलिए मैं इसी फॉर्मूले को और भी एक तरीके से लिख सकती हूँ। इसी को हम लोग लिख सकते हैं मोल पर dm क्यूब की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा काम का है, बुक में नहीं दिया है। अब सुनो, आधे बच्चे सोचते हैं यार कहीं पे dm क्यूब दे रखा है, कहीं पे लीटर दे रखा है, ये चल क्या रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं रहा है। तो अब समझ गया ना कि लीटर का ही मतलब dm क्यूब होता है। अगर आपने लीटर की जगह dm क्यूब लिखा या dm क्यूब की जगह लीटर लिखा, एग्जामिनर आपका 1 मार्क भी नहीं काट सकता है, समझा या नहीं। चलो अब बढ़ेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ध्यान से देखना, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, या तो पहले ज़ीरो ऑर्डर की बात करते हैं, लेट अस से ज़ीरो ऑर्डर के बारे में। अगर मैं बात करती हूँ ज़ीरो ऑर्डर की, एकदम ध्यान से देखना, ज़ीरो ऑर्डर खुद आपको बता रहा है कि मेरा ऑर्डर कैसा है, ज़ीरो है। एन मतलब ही क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे है ज़ीरो, मतलब यहाँ पे एन का वैल्यू क्या रहेगा, ज़ीरो। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। अगर आपको n का वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ पे n का वैल्यू कर देंगे सब्स्टिट्यूट और आंसर निकाल लेंगे यूनिट का, रेट कांस्टेंट के। चलिए करेंगे, क्या कहता है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। करेंगे इसको, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n का वैल्यू कितना है, ज़ीरो है, क्योंकि रिएक्शन का ऑर्डर भी कैसा है, ज़ीरो, ज़ीरो सेकेंड इनवर्स। चलो अब मुझे बताओ, मोल पर लीटर 1 माइनस 0 कितना होता है, 1, इसीलिए इसका पावर रहेगा 1 और सेकेंड इनवर्स। ये रहेगा आपका यूनिट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम में आपको ज़्यादा चालाकी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऊपर ऊपर लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू में अपना दिमाग ख़राब नहीं करने का। जैसा है वैसा ही लिखो ना, लिखना है तो मैं आपको बता देती हूँ यार, आपकी इच्छा, बता देते, चलो एक बार समझ लेते, लेकिन बार बार उसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का पेपर में। गलती हो गई तो क्या करेंगे। चलो अब देखेंगे इसको। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसी को देखो मैं और कैसे लिख सकती हूँ। इसी को हम लोग लिख सकते हैं मोल पर लीटर के जगह पे हम लोग dm क्यूब भी रख सकते हैं, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मोल पर dm क्यूब की पावर 1 सेकेंड इनवर्स। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। लीटर के जगह पे किसको रखा, लीटर के जगह पे dm क्यूब को रखा। इसी को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, मोल की पावर 1 dm की पावर कैसे लिखेंगे, बताओ रे बताओ। जब 3 नीचे में है प्लस, जब वो ऊपर में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, -3 सेकेंड इनवर्स। ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हो, ठीक है, याद रखना है।
चलिए अब हम लोग मूव करेंगे और आगे, बट इसको मैं फॉर टाइमिंग काट देती हूँ, ठीक है। चलिए अब मुझे डिस्कस करना है फर्स्ट ऑर्डर को। अगर मैं बात करती हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो मैंने यहाँ पे जाना वो ये है कि आपका n का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि रिएक्शन का ऑर्डर ही क्या है, 1 है। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखने का है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, बताओ रे बताओ, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे। सेकेंड इनवर्स, जल्दी बोलो, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है। सेकेंड इनवर्स, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड इनवर्स आएगा। तो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या रहेगा, सेकेंड इनवर्स। क्या रट्टा मारने की ज़रूरत है, रट्टा नहीं मारने का, समझा या नहीं, याद रखने का है, याद। मोल पर लीटर 1 माइनस 1 0 हो गया, एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ 1, इसलिए सेकेंड इनवर्स ही आएगा, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा ना। चलिए और मूव करेंगे आगे, पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो। अब अगर मुझे कहीं पे दिया जाए सेकेंड ऑर्डर, अगर मुझे कहीं पे भी सेकेंड ऑर्डर दिया जाए, आप भी ट्राई करो थोड़ा सा। n का वैल्यू कितना रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर बोला है। यूनिट कैसे निकालेंगे, मोल पर लीटर, लीटर को मैं l लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लिख सकते हैं ना, कि पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ठीक है। l के जगह पर dm क्यूब भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो रे देखो, मोल पर लीटर 1 माइनस n का वैल्यू कितना है, 2 सेकेंड इनवर्स। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 कितना होता है, -1 सेकेंड इनवर्स। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे, मोल की पावर -1 l की पावर +1 सेकेंड इनवर्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये लिखो, अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये लिखो, जैसी आपकी इच्छा। बट याद आपको यही रखना है, मोल की पावर में -1 आएगा, लीटर नीचे है, जब वो ऊपर जाएगा तो वो +1 बन जाएगा, सेकेंड इनवर्स। समझा या नहीं, है ना इजी, मज़ा आया है नहीं आया। चलो अब हम लोग देखेंगे आगे लास्ट वाले पार्ट को, जो कि रहेगा आपका थर्ड ऑर्डर। अगर मैं बात करती हूँ थर्ड ऑर्डर की, तो आपके n का वैल्यू कितना रहेगा, 3 रहेगा ना। अगर इसके यूनिट की बात करें, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, ठीक है। कैसे लिखेंगे, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n का वैल्यू कितना है, 3 सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3 कितना होता है, -2 सेकेंड इनवर्स। समझा या नहीं, तो ये रहेगा आपका यूनिट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसी को घुमा फिरा के भी लिख सकते हो, मोल की पावर -2 लीटर की पावर +2 सेकेंड इनवर्स। इसको वैसा भी लिख सकते हो, लीटर की जगह dm क्यूब भी लिख सकते हो। सच में बता रही, पेपर में ज़्यादा होशियारी मानने की ज़रूरत नहीं है, जो यूनिट सिंपल से आए ना उसी को लिखो। ज़्यादा होशियारी मानने जाओगे, ज़्यादा गड़बड़ी करोगे, ज़्यादा मार्क्स कटेंगे। समझा या नहीं, क्या याद रखने का है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। n का वैल्यू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आधे बच्चे पेपर में n-1 करके आते, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने भी पेपर में n-1 किया था। याद रखना है हमेशा 1 - n ही करने का। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब आप सब तो एकदम माहिर हो चुके हो रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने में, हो गए हो ना, बिल्कुल ट्रेन हो चुके हो। लेकिन फिर भी आपको प्रॉब्लम वहाँ पे आएंगी कि प्रेडिक्ट कैसे करेंगे कि क्वेश्चन में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, आ रहा है ना दिमाग में, क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है। दिमाग में तो क्वेश्चन ये आएगा ना, चलो मैं निकाल तो लूँगा, लेकिन पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है। यही नहीं पता रहेगा तो मैं ऑर्डर कहाँ से निकालूंगी, ये तो दूसरी बात है। पहली बात तो वो है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे कि हम लोग प्रेडिक्ट कैसे करेंगे कि क्वेश्चन में ऑर्डर है कितना रिएक्शन का। चलिए देखते हैं उस पर्टिकुलर सबसे काम के सबसे खतरनाक वाले पार्ट को। चलिए देखेंगे, अगर आपको सपोज क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से आ जाए, रेट का एक्सप्रेशन दे रखा है, रेट इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ NOBR की पावर 2, अगर ऐसा दे रखा है। अब मुझे पूछा जाए कि बताओ यूनिट क्या रहेगा रेट कांस्टेंट का, आपको पूछा जाए बताओ यूनिट क्या रहेगा ऑफ रेट कांस्टेंट,
रेट कांस्टेंट का आपका यूनिट क्या रहेगा? ये सारे के सारे किसके यूनिट है? रेट कांस्टेंट के ही तो है ना। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या रहेगा? तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि वो तो मैं आराम से निकाल लूँगा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि ऑर्डर कौन सा है। देखो रे देखो, यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ऑर्डर का वैल्यू कितना है? ऑर्डर का वैल्यू है 2। मतलब ये रिएक्शन का ऑर्डर कैसा है? 2 है। मतलब ही यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 2 है। अगर मुझे n का वैल्यू है 2 पता लग जाए, मुझे पता लग जाए रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है देखकर, तो मैं बता सकती हूँ सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होता है। अब भी सिखाया था, क्या आएगा उसका यूनिट? क्या मैं देख के छाप लूँ? क्योंकि आप लोगों को तो मैंने ट्रिक बता दिया है कि पावर में सेकेंड इनवर्स, समझा या नहीं? वही से देख के छाप लिया है। आपको पता है ना, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। n के जगह पे कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, क्योंकि रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 2। ऐसा कोई बताएगा नहीं कि बच्चा ऑर्डर 2 है, अब लो करो। आपको देख के अपना ये अप्लाई करके प्रेडिक्ट करते आना चाहिए, समझा या नहीं? चलिए अब करेंगे एक और टाइप का नया क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि रेट इक्वल्स टू k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B की पावर 2, और पूछा जाए कि बताओ आपका यूनिट क्या रहेगा रेट कांस्टेंट का, अब फंसोगे, अब सारे के सारे फंसोगे। इसलिए तो मैंने डिस्कस करवाया ना। अब सोचो रे सोचो, यहाँ पे आपको बोला गया है A की पावर कुछ भी नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, जिसकी पावर में कोई नंबर नहीं होता उसके पावर में कौन सा नंबर होता है? 1 नंबर होता है। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? 1। चलिए अब करेंगे आगे। आपको पूछा गया है रेट कांस्टेंट। यहाँ पे तो बहुत इजी था बताना, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा था, एक ही था, मैंने बता दिया। यहाँ पे क्या करेंगे? 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे या 3 बोलेंगे? क्या बोलेंगे? याद रखना है कि हमेशा रेट कांस्टेंट जो होता है ना, हमेशा जो भी रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है ना, इज ऑलवेज ओवरऑल ऑर्डर, इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, is always calculated using overall order, using overall order। याद रखने का है, फर्स्ट नहीं देखेंगे, सेकंड नहीं देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे। 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है। 1 + 2 3 होता है। मतलब ही आपका ओवरऑल ऑर्डर कितना आया? 3 आया। मतलब ही आपका n का वैल्यू कितना आया? 3 आया। अगर मुझे 3 वैल्यू पता चल जाए तो ट्रिक की हेल्प से मैं तो और यूनिट आराम से निकाल सकती हूँ। तो यूनिट का वैल्यू क्या आएगा? अभी निकाला था थोड़ी देर पहले ट्रिक की हेल्प से। समझा या नहीं? समझाना, ये पॉइंट आप मिसअप कर देते हो, नहीं देखते हो पेपर में पढ़ते वक्त, वहाँ पे जाके फंसते हो। बट मैंने आपको अभी बचा लिया, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अभी दिखा दी। 1 आया तो आप वैसे ही प्रेडिक्ट कर सकते हो, बट 2 आए, कसम खाओ ओवरऑल ऑर्डर के से ही यूनिट निकालूंगी। 1 + 2 3 होता है। थर्ड ऑर्डर लेके n का वैल्यू 3 लेके ही यूनिट निकालूंगी। समझा या नहीं? लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे अपने प्रॉब्लम नंबर 6.3 को, जो कि दिया है पेज नंबर 123 पे। अब समझा कि वो प्रॉब्लम को मैंने अभी डिस्कस क्यों करवाया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम नंबर 6.3 विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 123 रिस्पेक्टिवली। आपको क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉब्लम 6.3। प्रॉब्लम 6.3 में आपको बोला है, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ट्वाइस ऑफ NOBr, ट्वाइस ऑफ NOBr गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस Br2। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है ट्वाइस ऑफ NOBr गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस Br2। साथ ही साथ आपको एक रेट एक्सप्रेशन भी दे रखा है, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NOBr की पावर 2, यह आपको दे रखा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको रेट ऑफ रिएक्शन का एक वैल्यू भी दे रखा है। रेट का वैल्यू है 6.5 इंटू 10 की पावर -6। जो भी वैल्यू दिया है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ आपको कंसंट्रेशन ऑफ NOBr का भी वैल्यू दे रखा है। याद रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ही क्या होता है? मतलब ही कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना दिया है? 2 इंटू 10 की पावर -3। साथ ही साथ आपको बोला है बताओ रेट कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा। के मतलब ही क्या होता है? के मतलब ही होता है रेट कांस्टेंट। याद रखना है, रेट एक अलग चीज़ है, कंसंट्रेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट होता है, के मतलब रेट कांस्टेंट होता है।
चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। आपको दे रखा है रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NOBr की पावर 2। करना क्या है, निकालना तो के है। क्या करेंगे, के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, बताओ रे बताओ। ये वाली चीज़ नीचे चले जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा, रेट अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ NOBr की पावर 2। समझा या नहीं, ये वाली चीज़ नीचे आ जाएंगी क्योंकि मुझे के निकालने का है। देखो रे देखो, रेट का वैल्यू कितना है, 6.5 इंटू 10 की पावर -6। NOBr का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -3। आधे बच्चे यहीं पे गड़बड़ी खा जाते, वो आगे करने लगते, सोचते ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाते। NOBr का स्क्वायर बोला गया है ना, मैंने तो NOBr कर लिया, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर आप स्क्वायर ही नहीं करोगे, आधे बच्चे वैसे ही फंस जाते हैं, वो लोग बिना स्क्वायर किए आगे बढ़ जाते और सोचते मैंने सब सही करके आया। याद रखना है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर लेना मत भूलना, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगर मैं बात करती हूँ इस पर्टिकुलर थिंग की, तो इसको आप देखो कैसे करेंगे फिर। 6.5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। 10 की पावर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर को हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 3 2 6, -6 से -6 क्या हो गया, कैंसिल। इसी को अब मुझे डिवाइड करने का है, तो इसका वैल्यू जो आपका आता है वो 1 पॉइंट समथिंग के केस में आएगा, 1.6 के आसपास आपका वैल्यू इसका आएगा, 1.62 के आसपास। चलिए ये तो हो गया। क्या मुझे पूरे 3 मार्क मिल जाएंगे, यस और नो, नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने कुछ मिसअप किया है। क्या मिसअप किया है, मैंने मिसअप किया है यूनिट को, यूनिट तो लिखा ही नहीं। अब बताओ रे बताओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑर्डर कौन सा है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, यहाँ पे आपके n का वैल्यू है 2, और जब भी n का वैल्यू रहता है 2 तो ऑर्डर तो आपको आराम से निकालते आता है। क्या करेंगे, ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा मोल पर लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। समझा या नहीं, ऑर्डर नहीं लिखोगे फंसोगे। बुक में इसको घुमा फिरा के दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। बुक में यूनिट भी गलत दे रखे किसी किसी के, वहाँ पे आप अटकना मत, वहाँ पे सही करो। प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत सारी हुई है इस चैप्टर में, ठीक है। यूनिट गलत करके रखे, स्टेप्स भी गलत करके रखिए, प्लीज़ आप लोग सही करो उसको। क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि इसकी पावर में 2 था, इसीलिए मैंने सेकेंड ऑर्डर का यूनिट लिखा। आधे बच्चे यहाँ पे फर्स्ट लिखते, वो सोचते यार अभी तो यूनिट कुछ अलग था, अभी तो कुछ और अलग आ गया, अब मैं कितने यूनिट याद रखूँ। समझा या नहीं, यूनिट वेरी होगे, जैसे जैसे ये नंबर वेरी होगा, n का वैल्यू वेरी होगा, यूनिट वेरी होंगे, किसके, रेट कांस्टेंट के। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करेंगे अपने पेज नंबर 124 के प्रॉब्लम 6.5 को। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम 6.4 विच इज़ गिवन ऑन पेज 124। आई होप यू आर एंजॉइंग वेल दिस क्लास। चलिए देखेंगे प्रॉब्लम 6.5 को। सो पेज नंबर 124 पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम 6.5 को। क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक रिएक्शन A + B गिव्स P, ये आपको रिएक्शन दे रखी है। साथ ही साथ आपको इसका रेट का वैल्यू दे रखा है। इसका रेट का वैल्यू आपको दे रखा है 3.6 इंटू 10 की पावर -2, ये वैल्यू आपको दे रखा है। साथ ही साथ आपको कंसनट्रेशन ऑफ A का वैल्यू दे रखा है, जिसका वैल्यू है आपका 0.2। यूनिट को हम लोग फिलहाल नहीं देखते, इसका वैल्यू है 0.1। साथ ही साथ आपको रेट कांस्टेंट उसने निकालने के लिए बोला है, रेट कांस्टेंट उसने आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। साथ ही साथ उसने आपको बोला है, एक सेंटेंस दिया है उसने कहा है इफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। साथ ही साथ उसने आपको बोला है इफ अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ये वाली चीज़ें उसने आपको दे रखी है। अब आपको करने का है इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो चलिए करेंगे। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि आपको ये सेंटेंसेस से रेट फ्रेम करते आना चाहिए। तो अगर मैं बात करती हूँ रेट की, तो रेट का वैल्यू क्या होता है, K इंटू कंसनट्रेशन। मुझे आप लोग बताओ, A आएगा, B आएगा, P आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। P प्रोडक्ट है, कसम याद रखो, सिर्फ रिएक्टेंट ही आते हैं।
अब देखो वो बोल रहा है फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए की पावर में कौन जाने वाला है, 1 जाने वाला है। ये थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, अब उसको उल्टा करके पूछा है। रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी की पावर में कौन जाएगा, सेकेंड जाएगा। ये तो आपका निकल गया। चलिए, उसने आपको बोला है, उसने आपको पूछा है रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर 1 बी की पावर 2। इसी को हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं, के इक्वल्स टू रेट अपॉन ए की पावर 1 बी की पावर 2। लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। ध्यान से देखो, मुझे के निकालना है, ये दोनों नीचे चले जाएंगे, आ गए नीचे। चलिए देखेंगे, रेट का वैल्यू कितना दिया है 3.6 इंटू 10 की पावर -2। ए का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 0.2, बी का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 0.1। क्या मैंने ये सही लिखा? नहीं लिखा। ध्यान दो, यहाँ पे b का स्क्वायर बोला है, आप लोग भूल जाते हो। b की पावर में 2 आया है, इसलिए यहाँ पे भी b की पावर में क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर। भूलना नहीं है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 0.2 की पावर 1 कितना रहेगा 0.2, एनीथिंग टू दी पावर 1 वही रहता है। अब अगर मुझे इसको लिखना है तो इसका मुझे अगर निकालना है तो आप सबसे पहले 1 को ऐसा भी लिख सकते हो 10 की पावर -1, पता है ना, याद रखना है। 10 को हम लोग 10 की पावर +1 भी लिख सकते हैं, 100 को हम लोग 10 की पावर +2 भी लिख सकते हैं, 1000 को हम लोग 10 की पावर +3 भी लिख सकते हैं, 0.1 को हम लोग 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं, -1। ठीक है, याद रखना है। क्योंकि मैंने एक डिजिट से शिफ्ट करवाया है इसलिए 1 आया, कि कौन से साइड में करवाया है, राइट हैंड साइड में, इसलिए माइनस आया। ठीक है, और स्क्वायर एज इट इज़ था। अब देखो, मैं आपको इजीली बता रही हूँ ट्रिक, ये कोई बताता नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि यहाँ से आप लोग खुद कर लो, बट मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, देखो 3.6, अब 3.6 का टेबल तो यार मुझे नहीं आता, सीरियसली बता रही हूँ। 3.6 कौन करते बैठेगा यार, तो उससे अच्छा इसको 36 में कन्वर्ट कर दो ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसा ले लेंगे, इसको कर देंगे 36.0 इंटू 10 की पावर -2। अब ध्यान से देखना, मैंने इसको 36 क्यों बनाया है, क्योंकि मुझे 3.6 का टेबल नहीं आता, मुझे 36 आता है कैंसिल करते, इसलिए मैंने इसको 36 में कन्वर्ट कर दिया। मैंने एक नंबर से शिफ्ट करवाया है, इसलिए क्या आएगा 1 आएगा। कौन से साइड में करवाया है, राइट हैंड साइड में, इसलिए क्या आएगा -1 आएगा। नीचे मैंने क्या देखा, मुझे 0.2 यार कुछ भी नहीं समझता है, 0.2 का टेबल भी नहीं आता है, हाँ बट मुझे 2 का टेबल आता है, इसलिए मैंने इस 0.2 को भी काय में कन्वर्ट कर दिया, 2 में। चलो करेंगे, अगर मुझे इसको लिखना है 2.0 तो इंटू 10 की पावर में कितना आएगा, देखो रे देखो, ध्यान से देखो, एक डिजिट से शिफ्ट करवाया है इसलिए 1 आएगा, राइट हैंड साइड में करवाया है इसलिए क्या आएगा -1। समझा या नहीं? इंटू 10 की पावर -1 का स्क्वायर, तो -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा -2। ठीक है, और बढ़ेंगे आगे। अब मुझे देखने का है आगे, ये है 36, ये है 2 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे -2 -1 कितना हुआ -3 अपॉन -2 -1 कितना हुआ -3। -3 से -3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 18 या 36 होता है, इसलिए आपका वैल्यू आएगा 18। अब फिर से मैं फंस गई, मुझे के का तो वैल्यू निकल गया, क्या मुझे पूरे मार्क मिल गए? नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्या मिसिंग है, यूनिट मिसिंग है। अब मुझे निकालने का है यूनिट को। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट लिखूँ, सेकेंड ऑर्डर का लिखूँ या थर्ड ऑर्डर का लिखूँ। याद रखना है, यूनिट निकालते वक्त कौन सा ऑर्डर देखते हैं, ओवरऑल ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर देखने का है, एन का वैल्यू कितना रहेगा, एन का वैल्यू 3 रहेगा, साइड में अपने निकाल लो। मोल पर लीटर की पावर 1 - 3 सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर की पावर -2 सेकेंड इनवर्स, निकल गया, लिख देंगे मोल पर लीटर की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। समझा या नहीं? तो ये हो गया आपके रेट कांस्टेंट का यूनिट। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि ओवरऑल ऑर्डर को देख के करना है। ये कितना कॉम्प्लिकेशन था, 3.6.2 करते बैठते थे ना 3 घंटे, तब भी कैलकुलेशन को टाइम कम जाता था। मैंने इसको 36 में कन्वर्ट कर दिया, मैंने इसको 2 में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मुझे 2 का टेबल आता है, 36 पता है कैसे कैंसिल करना है, बट मुझे 0.2 का टेबल नहीं आता है, टाइम लगता है। लेट्स स्टॉप हियर।
Thank you very much for watching this video. Please do like, share, comment, subscribe to our channel if you haven't yet subscribed. Please comment डालो यार. Thank you very much and like do. Don't forget to like. Thank you.